साबिर शाकिर। आप देख रहे हैं शेफील्ड लाइव। आज का सब रंग जावेद काजी के साथ। जी, आज का सब रंग आप देख रहे हैं और साबिर शाकिर साहब जो हैं उनको भी किसी दिन हम प्रोग्राम में इनवाइट करेंगे। हैं तो वो यहाँ यूके में ही हैं, उनसे भी जो है इन्फॉर्मेशन हम लेने की कोशिश करेंगे। बात आज जो हमने करनी है वो ये है कि पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर जिन लोगों पर फ़र्ज़ जुर्म आयद होनी थी विदिन 24 आवर्स 48 आवर्स वो एक जो है वो वज़ीर आज़म बन गए और दूसरे जो हैं वो वज़ीर आला बन गए। अब ये सिर्फ़ पाकिस्तान में ही होता है, दूसरे मुल्कों में नहीं होता। लेकिन वज़ीर आज़म बनने के बाद इन्होंने जो नैब के साथ किया, अपने मुकदमात जो हैं वो क्लियर करवाने शुरू किए। आज एक और मुकदमा था आशियाना हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से, उसमें भी जो हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म जनाब शहबाज़ शरीफ साहब हैं, उनको क्लीन चिट मिल गई है। ना उनको बल्कि उनके जो साथी थे फवाद हसन फवाद और कामरान कियानी जो हैं, उनको भी क्लीन चिट दे दी गई है और ये यहाँ पर होता है। लेकिन यही कल जब अपोज़िशन में थे, तो फ़ौज को गालियाँ निकालते थे, अदलिया पर तनकीद करते थे और आज उसी फ़ौज को, उसी अदलिया को डिफेंड करने के लिए अदलिया जो है, वो अभी भी इनके निशाने पर है, लेकिन फ़ौज को वो डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि लगता ऐसे है कि वो इनके साथ है और इनकी कोशिश है कि तहरीक-ए-इंसाफ को कल-अदम पार्टी जो है वो करार दिया जाए और ये जो कुछ 9 मई को हुआ और मेरा ख़्याल है उसके बाद अब तक जो कुछ हो रहा है, पीटीआई के बहुत सारे कारकुन और सेकंड टियर की जो लीडरशिप है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और पीपल पार्टी को कल-अदम करार देने के साथ-साथ ख़त्म करना जो है वो भी इमरान खान को एक प्लान के मुताबिक वो भी मौजूद है। और दूसरी तरफ जो एमपीएज़ और एमएनएज़ जो हैं, जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, वो किस प्रेशर के तहत छोड़कर जा रहे हैं, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। क्यों? कि पहले भी बहुत सारे माज़ी में ऐसे हालात होते रहे हैं और नई पार्टियाँ जो हैं वो वजूद में आती रही हैं और इस बार भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। बहुत सारी आवाज़ें जो हैं वो उठ रही हैं कि जहाज़ तैयार है इमरान खान के लिए और वो छोड़कर चले जाएँ। तो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि मैंने यहीं रहना है और ना ही मैं एनआरओ लूँगा। ये ज़रा सुनिएगा। खान साहब और एनआरओ देखें, एनआरओ वो लेता है जिसने चोरी की हो। मेरा जितना भी जो भी मेरे पास है ना, सारा कुछ पाकिस्तान में मेरे नाम पे है। नहीं तो दूसरों के नाम पे रख देते हैं, बेनामी है, बच्चों के नाम पे कर देते हैं किसी, सब कुछ मेरे नाम पे है और सब कुछ पाकिस्तान में। तो एनआरओ तो वो लेते हैं जिनको अपनी चोरी बचानी है। मैंने बाहर किधर जाना है? मेरा तो सब कुछ पाकिस्तान में है। इसलिए ना मुझे कोई एनआरओ की जरूरत है और ना ही कभी मैंने पाकिस्तान से छोड़ के जाना है बाहर। जी, आपने सुना, जो कुछ भी है मेरा वो पाकिस्तान में है और सब मेरे नाम पर है और वो पाकिस्तान छोड़कर बाहर नहीं जाएँगे। जहाँ तक 9 मई का ताल्लुक है, उस हवाले से भी उन्होंने बात की और उन्होंने साफ कहा है कि इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए और अगर आपको पता है, यानी हुकूमत को उन्होंने कहा कि अगर आपको पता है कि कौन-कौन से पीटीआई के लोग इन्वॉल्व हैं, हमें बताएँ, हम खुद उनको गिरफ्तार करवाएँगे। तो इससे ज़्यादा और इमरान खान साहब क्या कह सकते थे? ज़रा सुनिएगा। जरूर कहा है कि क्योंकि हम कभी भी हमने अपने एहतजाज के अंदर किसी किस्म का इंतशार का अपने लोगों की इजाजत नहीं दी। तो जिन लोगों ने भी जो भी इसमें मुलव्वस थे, कोर कमांडर हाउस में जो भी मुलव्वस था, जो भी पीटीआई का, हमें बताया, हम उनको कहेंगे खुद इनको पकड़ो, इनको सजाएं दो। लेकिन दूसरी तरफ मरियम औरंगज़ेब साहबा जो है उन्होंने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस आज की है और उन्होंने उसमें ज़्यादातर इमरान को ही तनकीद का निशाना बनाया और ये कहती रहीं कि उन्होंने मज़म्मत नहीं की। लेकिन बकौल इमरान खान साहब के उन्होंने तो जब कोर्ट में थे तब उन्होंने मज़म्मत की। बहरहाल इस पर भी हम बात करेंगे और कल के प्रोग्राम में कुछ सवालात रह गए थे कि क्या हमारी अदालतें जो हैं
वो आज़ाद हैं, उस पर थोड़ी सी बात हुई थी। लेकिन असल जो सवाल था वो ये कि क्या मौजूदा हालात में फौजी अदालतें जो हैं वो इस मसले का हल है या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। और इमरान खान रियाज जो हैं उनके हवाले से हमने बात कल की थी और आज भी प्रोग्राम में हम उस हवाले से कुछ ना कुछ बात ज़रूर करेंगे। हमें ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब ने ज्वाइन कर लिया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम कैसर। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई, थैंक यू वेरी मच। और लाहौर से हमें ज्वाइन किया है ताज़ा दम नज़र आ रहे हैं जनाब असद काई साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और कोई और है ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई सारा मीर हैं, देखें वो आते हैं या नहीं। बहरहाल इफ्तिखार भाई आप क्या कहेंगे कि हमारे मुल्क में सिर्फ ऐसा होता है कि जिन पर फर्ज जुर्म आयद होनी थी वो हुकूमत में है आज, और जब वो अपोजिशन में थे तो फौज को बहुत बुरा भला कहते थे, और आज वो फौज को डिफेंड कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखें जी, शरीफ फैमिली जो है, आपको पता है कि 92 से मैं जानता हूँ। हम इनके पास जब भी क्रिकेट खेलते थे, मियाँ साहब जो है तो खाना मैस ऑफ करके इनके वो खाना खाना चले जाते थे। बड़ा अच्छा खाना देते थे ये जब क्रिकेट मैच होता था। अच्छा ठीक। तो वो उस वक्त से इन्होंने, आपको पता है कि जनरल जिलानी जो पहले डीजीआई से थे, बाद में गवर्नर जिलानी हो गए थे, उनकी इन्होंने कोठी छोटी बनाई थी। उस वक्त 1 करोड़ रुपए जो है उन पर एलिगेशन लगा था। फिर इनको जनाब फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया था। और उस वक्त जो मियाँ शरीफ साहब थे वो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। वो फेमस तस्वीर है, उनका हाथ पकड़ के ज़िया-उल हक के सामने लेकर गए थे, क्या मुंडा वेला बीए कहता है कि कुछ पढ़ के कुछ कम शम करवा दो। खैर वो एक लंबी दास्तान है, लोग इंटरेस्टेड है आज के करंट अफेयर्स पर। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म के जो मामलात हैं ये व्हीलिंग डीलिंग के मास्टर हैं। अब देखें कि पहली दफ़ा भी वो चले गए थे, मामला तय कर कर वो भागे, और उन्होंने बार अपने सिस्टम्स तय किए हुए। इन्होंने पटवारी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक इन्होंने खिलाया होता है। आपको याद होगा कि उस वक्त आसम मां जंजुआ को जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनको भी, उनकी बीवी को भी उन्होंने BMW की चाबी दी थी, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि इसको ले जाओ। यानी पूरी कोशिश भी थी। बाद में इन पर इल्जाम लगा था आसम मां जंजुआ के ऊपर कि जी वो उनको जो कत्ल किया गया था उनमें इनका हाथ था। ये काफी देर तक इल्जाम लगा रहा। बहरहाल वो छुप गया इस बात में। आज उसी आसम नवाज जंजुआ साहब की जो फैमिली है, उनमें सलमान शाह और उनके दामाद और उनकी बेटी वगैरह, उन पर सुना है उनको भी थाने में बंद कर दिया है। यानी उन्हीं के आर्मी चीफ के बच्चे थे ना, तो उनको भी तशद्दुद वगैरह किया गया। तो ये इसके साथ आज आपने देखा कि आशियाना हाउसिंग स्कैंडल, उसमें मेरे काफी इस पे मेरी रिसर्च हुई है। अब जवेद साहब कर रहे थे डीजी एंटी करप्शन, उन पर भी काफी थ्रेट्स चलती रही थी उस वक्त। आज वो बाद में फेडरल सेक्रेटरी, हमारे दोस्त, बहुत ही अच्छे प्यारे कुलीग दोस्त थे, वो फिर रिटायर हो गए इधर से ना। लेकिन वो अब जिस किस्म के, अब उन्होंने फवाद हसन फवाद, ये भी ब्यूरोक्रेसी से था, ये भी रिटायर हो गया, इसको भी क्लीन चिट दे दी गई है। दूसरा कामरान कियानी भी है साथ। जी जी, हाँ जी, कामरान कियानी जो जनरल कियानी के भाई हैं, जिन्होंने DHA लाहौर लूट कर खा लिया है, और वो उन्होंने जनाब वो भी NRO लेकर आ गए हैं सारे, जिन्होंने वो अपनी पल सफाई करवानी थी वो सारी करवा ली। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इमरान का ये तासुब था कि जी मैं जो है करप्शन को खत्म करना है, उनकी प्रायोरिटी होती थी, वो मेरा ख्याल फेल हो गया, क्योंकि सिस्टम उनके साथ वो नहीं कर रहा था, उनके साथ सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो उनका ये कहना भी है कि जनरल बाजवा जो है मुझे चलने नहीं दे रहे होते थे, और जो भी उनके नजदीक जो था कि करप्शन जो है इतनी कोई बुरी चीज नहीं है, आप बाकी मामला की तरफ तवज्जो दें। लेकिन ऐसी बात अब नहीं है। अब मामला जो हैं वो देखें, अब वी आर सिटिंग इन अ ग्लोबल विलेज। तो मैं ये समझता हूं कि जो पब्लिक प्रेशर आया है, खास तौर पे बाहर, इमरान खान ने एक तब्दीली ली है। जो मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं अमेरिका में बात कर रहा था कि 66 जो लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने बाकायदा जो है एक लव लेटर लिखा है ब्लिंकन को कि पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं उस पर तवज्जो दे और अपने असर और रसूख इस्तेमाल करें। दूसरी तरफ जो है वो जो कनाडा के लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने जस्टिस ट्रूडो जो है उनको भी वो लिखा है कि जी मतलब यही बात करें। अब ये जो खातून है, लेडी जो है,
वो मैक्सिम जो है, ये बाकायदा इन्होंने जो स्पेस पे बात की, अब इसको बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है। इमरान खान ने जो भी इसमें अंदर गुफ्तगू की है, बल्कि मैंने तो ये कहा जियो वालों को या दूसरे जो हामिद मीर वगैरह कि भाई आप जो हैं कम से कम इस बात को देखें कि ये वो खातून है जो 66 जिन लॉ मेकर्स ने अपना साइन किए थे उस लेटर के ऊपर जो ब्लिंकन को लिखा गया है, तो उसके अंदर वो जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उसके ऊपर जनाब पाकिस्तान ऊपर असरअंदाज हो, अपना इंफ्लुएंस इस्तेमाल करके इसको रोका जाए, क्योंकि बेशुमार खवातीन इस वक्त गिरफ्तार हैं, बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है और साफियों पर तशद्दुद किया जा रहा है, और उनको जियो फेंसिंग के जरिए जो भी पकड़ा जा रहा है, कोई रोटी और लम्स के प्रोफेसर की टांग तोड़ दी, हाथ तोड़ दिया, वो जो भी उधर खड़ा नजर आ रहा है, साफियों पर तशद्दुद हुआ है वो सारा। लेकिन आप देखें कि इमरान को चाहिए, मियां साहब को चाहिए, अगर ये इतनी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की, वो 66 अमेरिकन लॉ मेकर्स, नॉट अ कॉमन पीपल, जो जिनकी सर्टेन से, और ये बढ़ेंगे अभी, और उनको उनके जो लेटर है उसमें जो बातें या कंटेंट्स लिखे गए हैं, उनको चाहिए उसको जनाब उनका जवाब दें उनको कि आप पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन ये बात नहीं वो कर रहे। इमरान खान ने इस खातून के साथ वही बातें की हैं जो सबके साथ करता है, जो हर जो चैनल के ऊपर स्काई आप न्यूज देख लें उसमें भी यही बातें हो रही हैं कि बाजवा ने मेरी हुकूमत गिराई। आप दूसरा, मैं मकबूल लीडर हूँ, वो कहता है जी मकबूल लीडर नहीं है, ये कितनी बड़ी गलत बात। ओके, आप सर्वे करवाएं, अमेरिकन को कहें कि भाई साहब जो बातें इमरान ने आप लोगों को कही है 66 लोगों को, उसमें करवा लें कि उसने वो तो कागज पकड़ा हुआ था जिसका स्काई न्यूज के वो कह रहे थे कि 71% मेरी पॉपुलैरिटी है, ये सर्वे कह रहा है, ठीक है ना। अच्छा, उसमें कोई अमेरिका से मदद मांगने वाली तो बात नहीं है। लॉबिंग इटसेल्फ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, क्योंकि मेरे काफी रिश्तेदार जो है अपना जो पाकिस्तान का मीडिया है इस वक्त वो भी ले चुका है, क्योंकि जो लोग बता रहे थे इमरान खान के हवाले से, उन्होंने भी अब एक किस्म का यू टर्न। जी सर, मैं ये अर्ज कर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस वक्त इमरान खान ने 5 मिनट की एक वीडियो भी रिलीज कर दी है फॉरेन मीडिया के लिए, ठीक है ना। तो उसमें वो तमाम वो बंदे पिन पॉइंट कर दिए और वो लोग बता रहे हैं कि जी ये देख लें, इसमें वो आफ्ताब वो जो इकबाल जो है वो भी बता रहा है कि ये देखें ये जो डॉक्टर साहिबा हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद, वो रोक रही है लेकिन ये रुक नहीं रहे, ये पता नहीं कौन लोग ये आ गए, उनकी फिर तस्वीरें दिखाई कि ये कौन लोग हैं। तो मैं ये समझता हूं कि देखें, हम जितने लोग इधर पाकिस्तान में बैठे हैं, मेरी भी 40 कुर्बानियां हैं 14 अगस्त 1947 को, आपको पता है कि उनके गले काटे गए थे। तो मैं ये समझता हूं कि जितने पाकिस्तानी अपनी फौज के साथ रोमांस की हद तक प्यार करते हैं, ये सोच भी नहीं हम सकते कि कर्नल शेर मोहम्मद का कैप्टन शेर जो है उनके जनाब मॉन्यूमेंट्स को तबाह करें, आग लगाएं, वो जो मॉन्यूमेंट्स हैं दूसरे हो, ये सॉर्ट दैट। इस चीज की इंक्वायरी होनी चाहिए और रियल इंक्वायरी होनी चाहिए, ठीक है ना, कि जी कौन लोग एक्चुअल मुलव्वस थे, ठीक है, उनको साथ दें, वो चाहे वो आर्मी एक्ट हो चाहे दूसरा एक्ट हो, कोई भी एक्ट हो, लेकिन वो जो रियल बंदे पकड़े गए। इस वक्त इमरान के मुताबिक 7,500 लोग जो हैं वो गिरफ्तार हैं। अब अगर इतने हजार लोग जो हैं उन्होंने जियो फेंसिंग के जरिए फौरन दरियाफ्त कर लिए हैं, तो वो आप मुझे बताएं कि इमरान खान का वो जो इमरान रियाज है उसका नहीं वो निकल रहा, ठीक है ना। तो बच्चियों पर तशद्दुद किया जा रहा है, उनकी बच्चों पर, मतलब अभी वो मारिया बात कर रही थी, मारिया जो है मेमन, वो कह रही थी कि मतलब बच्चियों पर तशद्दुद किया जा रहा है, यंग बच्चियां, उनको पता नहीं कहाँ थाने में लेके जाते हैं और उनके साथ वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। अब वो मुझे बताएं कि घर आकर वो बताएंगी कि हमारे साथ ये चीज हो रही है, जो तो मैं ये समझता हूँ कि अपना शहबाज शरीफ साहब को और प्रेसिडेंट को और आर्मी चीफ को ये सारे मिलकर के बैठे और इन्होंने कहा कि इस तरह सोल्यूशन नहीं होगा। पाकिस्तान में 1947, जब मैंने अभी ट्वीट भी किया कि 47 से लेकर अब तक कोई बंदा नहीं है वो गद्दार जिसको आप डिक्लेयर करेंगे, या तो हर दूसरा बंदा गद्दार है या काफिर है, ठीक है ना। तो वो आप देखें कि जो फौजी तनसीबात और जो हमला करने वाले हैं वो पाकिस्तानी नहीं हो सकते, वो जो उनको पकड़े, हाँ उन रियल कल्प्रिट्स को पकड़े, तो इन पर तशद्दुद मत करें जो आम लोग हैं, और इसकी इन्वेस्टिगेशन अब करवा लें। अच्छा, आप समझते हैं कि एजेंसीज की जो इन्वेस्टिगेशन अब नहीं होती, तो आप दूसरी जो कंट्रीज हैं आपके ममालिक, आप अगर बेनजीर भुट्टो की शहादत के लिए अगर आप जो है यूएनओ को लिख सकते हैं,
तो आप हमारी जो मुसलमान कंट्रीज हैं ओआईसी को दे दें, ओआईसी का पैनल है, उनके साथ वो आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और उनकी जो बड़ी अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसी है और यूएई वगैरह, वो आपके साथ एक सपोर्टिंग ऑर्गन के तरह काम करें, आप खुद करें इन्वेस्टिगेशन। जी भाई, आपकी सजेशन जो है वो आ गई है। असल भाई, जी जी असल भाई आप क्या कहेंगे? जो इंट्रो में मैंने कहा था कि हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता है कि जिन पर यानी कि जुर्म फर्ज जो है वो आयद करनी थी उन्होंने, और वो बन गए वजीर आजम और एक बन गए वजीर आला। आप क्या कहेंगे कि इस सारे मसले में हमें आप जवाब देने से पहले हमें कोई सारा मीर हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है, उनकी जो कैमरे की पता नहीं कोई खराबी है, ये क्या वजह है, वो उनकी तस्वीर नहीं आ रही। आपको मेरी आवाज आ रही है? मोबाइल में ऑप्शन नहीं होती ना, अगर वो उनके पास एंड्रॉइड है तो फिर मुमकिन है आ जाएगी, लेकिन अगर आईफोन है तो फिर नहीं होगा। जी सरा मीर, आपको आवाज आ रही है? मेरा ख्याल वैसे सेंसर हो गई, मुझे आवाज आ रही है। जी जी सेंसिंग में कलार आ गई। जी जी, कहाँ से आप हैं इस वक्त? Well, मैं सब लंदन में हूँ and I'm very active social media activist सारा हमीद, तो शायद मैं फोटो भेजा था अगर आपने देखा होगा तो, because I don't know my camera is लेकिन मैं इस वक्त फोटो जो है वो तो नहीं लगा सकता आपकी, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। चले असद भाई, आप क्या कहेंगे इस पे? हाँ जी, मैं देखें सवाल जो था ना वो आपका यही है कि आप पाकिस्तान के अंदर देखें लोग मायूस हो चुके हैं। आपका ब्रेन ड्रेन इसलिए हो रहा है, लोगों को ये लग रहा है कि अब कुछ तब्दीली नहीं आ रही है, अब कुछ बेहतरी नहीं आ रही, और अब बेहतर है कि हम ही यहाँ से चले जाएं और जाकर कहीं और ठिकाना बनाएं और पाकिस्तान के लिए कुछ कर सके या अपने बच्चों के लिए। लेकिन चूंकि इस वक्त जो निज़ाम, जो शराफिया इस पूरे निज़ाम को यरगमाल बनाकर बैठा हुआ है, उन लोगों ने लोगों के साथ इस तरह का सलूक किया जो हमारी कम अज कम होश में तो नहीं देखने में आया। और ये जो जितने जमहूरियत के चैंपियन ये सारे इनके साथ शामिल हैं। मुझे बताएं काजी साहब, इससे पहले जब भट्टो के साथ हुआ, इन लोगों ने एहतजाज किया और इन लोगों ने इसी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आज तक कैंपेन किए रखी। फिर नवाज शरीफ साहब आए, उनके साथ भी यही सलूक हुआ और उन लोगों ने भी मुझे क्यों निकाला कहते शोर मचाते हुए उस वक्त के आर्मी चीफ बाजवा साहब को ललकारते हुए लाहौर तक सफर किया, लॉन्ग मार्च किया। लेकिन आज जब देखते हैं तो ये सारे के सारे मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक नई पार्टी, जो कोई खास उनका रोल नहीं रहा, वो 3.5 साल इक़्तिदार में आई है, लेकिन 3.5 साल के इक़्तिदार में उसने इन सारों की सियासत को दफन कर दिया है। लोग अब मुआवजा करते हैं कि इन लोगों ने जो भी इस टाइम मसाइल हैं वो मसाइल इनकी वजह से थे। अगर ये चाहते तो उसकी पॉलिसीज को देखे, हेल्थ कार्ड था उसका, और उसके अलावा उसने नया पाकिस्तान के मंसूबे, सस्ता घर और बहुत सी चीजें जो लंगर खाने थे, फिर उसने ये शुरू किया था कि आपको शेल्टर होम और इसके अलावा पनाह गाहें, इतने मंसूबे जो हमें गिनवा नहीं सकता। तो ओवरऑल लोगों के मसाइल को डिस्कस किया। आइन साजी या कानून साजी जो हो रही थी वो अवामी मफादात को सामने रख कर की जा रही थी। तो अब जब देखते हैं लोग कि ये लोग जो हम पर मुसल्लत हो गए हुए हैं, इनके ऊपर जो पर्चे कटे हुए थे, इनके ऊपर जो करप्शन के केसेस थे, उसके ऊपर तो मुझे और आपको किसी को कोई शक व शुबा नहीं है। तो जब स्याह को सफेद किया जा रहा है, दिन को रात बनाया जा रहा है, हर चीज को आवाम के सामने लाने की बजाय उन लोगों को हम पर मुसल्लत किया जा रहा है जिनके ऊपर किसी को कोई शक व शुबा नहीं है। तो इस बुनियाद के ऊपर लोगों को अब यकीन हो चुका है कि ये लोग जबरदस्ती इस निज़ाम को कब्जे में लेकर अपनी मर्जी का निज़ाम और अपनी मर्जी का सिस्टम लागू करना चाह रहे हैं और अवाम का जो हक है उसको नहीं देना चाह रहे। देखें, 14 मई को इलेक्शन होने थे, वो इलेक्शन नहीं हुए, और साथ साथ आप देख लें कि इस वक्त जो हमारा पार्लियामानी निज़ाम है वो पूरे का पूरा यरगमाल बना हुआ है, फैसले किसी और के मुसल्लत किए जा रहे हैं। निगरान हुकूमतें जिनकी मुद्दत पूरी हो चुकी है या अगर देखा जाए उनका कोई आईनी रोल नहीं है उनका, और वो जो करतूत कर रहे हैं वो आपको पता है पंजाब के अंदर इन लोगों ने इस टाइम जो उधम मचा रखी है वो आपसे और मुझसे कोई ढकी छुपी नहीं है। बस अब ओवरऑल चीजें जो है ना वो एक डिक्टेटरशिप को शो कर रही है। ये जो हुकूमत है ये कोई निज़ाम नहीं है, ये इस टाइम एक डिक्टेटरशिप है जिसको एक एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी हासिल है और साथ साथ ये जो जितने हो रहे हैं ये भी। ऐसा भाई ऐसा लग रहा है जैसे डबल मार्शल लॉ चल रहा है, सिविलियन भी और मिलिट्री भी। हाँ
इससे पहले क्या होता था, जब भी मतलब मुशर्रफ साहब आए तो एक आधी पार्टी ने वेलकम किया, लेकिन जब उन्होंने 2-3 साल निकाल लिए तो फिर सारी पार्टियां यकजा हो गई, और फिर आखिरी सालों में आपने देखा कि उसमें सुप्रीम कोर्ट भी, वकला तहरीक भी और बाकी लोग भी इकट्ठे हो गए। लेकिन यहाँ बदकिस्मती देखें, मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर ये कू करते डायरेक्टली तो शायद इतना रिएक्ट ना होता। जब आपने बाजवा साहब ने पूरे चोरों के टोलों को मुसल्लत किया, फिर बहुत ज्यादा रिएक्शन आया। फिर लोगों ने देखा कि ये अगर इमरान खान से बेहतर डिलीवर कर सकते, वो जो आपने देखा खादमे अल्लाह जो बहुत बड़ा अगर देखा जाए शुबदेबाज है, अगर वो थोड़ा सा भी बेहतरी ना भी लाता, इक्वल कर लेता, बराबरी ले आता और हम लोग सब उसी तसलसल को लेकर चल पड़े। भाई उन्होंने आके आपकी मोशत का भट्टा बढ़ा दिया। आपके अंदर इस टाइम देखा जाए तो गुर्बत की शरह बढ़ती जा रही है, महंगाई को तो कंट्रोल ही ना करें। आपका जो रुपया था मतलब लाख रुपए थे, तो आपके पास 55,000 रुपए या 50,000 रुपए बचे हैं। तो इसका मतलब है महंगाई ने तो लोगों की कमर तोड़ दी है। फिर ऊपर से आपको एहतजाज करने का हक नहीं दिया जा रहा, फिर आप जो अपनी मर्जी के फैसले करना चाह रहे हैं वो आपको करने नहीं दिया जा रहे। तो मैं कभी कभी इमरान खान की वो बात को हकीकत मानता हूं कि बाजवा साहब ने कहा था, मैंने तो भी कुछ नहीं किया, जो मेरे बाद आएगा वो आपके साथ जो सलूक करेगा वो भी आप कानों का हाथ लगेंगे। तो इस टाइम देखने में यही आ रहा है कि जो मुल्क के हालात हो गए हैं, कोई किसी को फिक्र नहीं है, कोई किसी को टेंशन नहीं है, सारे अपने एजेंडे को लेकर चल रहे हैं, और पाकिस्तान का और पाकिस्तानी कौम का किसी को ना फिक्र है, ना फाका है, और ना इसके ऊपर कोई टेंशन ले रहा है। तो इसलिए मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये जो निज़ाम है, ये पार्लियामानी निज़ाम, ये जमहूरी निज़ाम नहीं है, ये एक बादशाहत का निज़ाम चल रहा है। एक खानदान को मुसल्लत किया जा रहा है और फिर वो लोग मिलकर बैठकर इस तरह पाकिस्तानी कौम के फैसले कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट भी बेबस आपको नजर आ रही है। आपकी ये जो पंजाब के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, वो हाई कोर्ट है, उसके चीफ जस्टिस आपको बेबस नजर आ रहे हैं। तो मैं देखता हूँ एक अजीब सा एक निज़ाम बना हुआ है, जिसको हम मार्शल तो नहीं कह सकते, लेकिन आपने कहा डिक्टेटरशिप है, तो डबल मार्शल नहीं है, तो एक डिक्टेटरशिप जरूर है, जिसके अंदर अपनी मर्जी के फैसले किए जा रहे हैं, और वो फैसले मुल्क और कौम पर मुसल्लत जबरदस्ती किए जा रहे हैं। जो उस फैसले को नहीं मान रहा उसको पकड़ा जा रहा है। चले ठीक है। सारा मीर, आप सुन सकती हैं, आपका माइक ऑफ है, अगर आप कुछ कहना चाहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले असद काजी साहब और इफ्तिखार सर एंड आपको भी सर अस्सलाम वालेकुम। कहना इस सिचुएशन में यही है कि जुल्म और बर्बरियत की जो मिसालें ये सेट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इनको कल वो भुगतनी पड़ेंगी, क्योंकि ये किसी भी डेमोक्रेट कंट्री का जो है ना तरीका कार नहीं होता है कि आप कमजोरों के ऊपर हमला करें। ये किसी जंग का असूल भी नहीं होता है कि आप कमजोरों पे हमला करें। ये माओ बहनों को टारगेट कर रहे हैं, ये बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, ये बूढ़ों को टारगेट कर रहे हैं, और जो स्पेसिफिकली ये जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ये जबर कर रहे हैं। आपको इमरान खान पसंद नहीं है, मान लिया, आप आए इलेक्शन लड़ें, कौम यही चाहती है, इमरान खान यही चाहता है, और आप हर दिन एक इस तरह के प्रोपेगेंडे बना के ले आते हैं। आज जो जूम मीटिंग हुई उसमें मैं हैरान इस बात पे हूँ, कौन सी ऐसी बुरी बात इमरान खान ने कही है? जो आपने की है वो डिस्कस कर रहा है, दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, और ये आपका ओपिनियन है, आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। और इमरान खान ने जैसे कौम को एक कौम बना दी है ना, आई स्वेयर कि मैंने कभी नहीं देखा था अपनी जिंदगी में, और ना ही हमने 75 साल पाकिस्तान की तारीख में देखा है। ठीक है, माएँ बहनें इतने बड़े बड़े जलसों में आई हैं और वो इतनी कंफर्टेबल थी। ठीक है, ये कोई लीडर ही कर सकता है। इन लोगों के पास 75 साल से ये मुल्क था, इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने अपनी कौम को ये शऊर नहीं दिया है। इन्होंने हमेशा माओ बहनों को ये कहकर डराया कि सियासत एक बड़ी डर्टी गेम है। सियासत का नाम इनके दौर में लेना ऐसे था जैसे पता नहीं नाउजुबिल्ला माँ या बहन क्या करी है। आज इमरान खान का एहसान है कि पूरी कौम जो है ना सियासत में इन्वॉल्व हो रही है। वो जानना चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर हो क्या रहा है, और ये लंदन में बैठ के इलीगल किस्म के फैसले ये कर रहे हैं। जितने भी कन्विक्टेड क्रिमिनल्स हैं सारे वहां जाते हैं, बैठते हैं। हम क्योंकि हर टाइम एबनफील्ड के बाहर जाके एहतजाज करते हैं, और अब ये मुजाहरे जो है ये शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं, क्योंकि हम ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। हमारा ये हक है कि हम इनसे सवाल करें। आपने 3 दफा वजीर आजम हुए, आपने कुछ डिलीवर नहीं किया कौम को। आप पर्सनल होते जा रहे हैं, पर्सनल होते जा रहे हैं। जितने भी इनके कारिंदे हैं वो सिर्फ पर्सनल हो रहे हैं। ये कौन सी कंट्री का आप कहें कि असूल है? अगर ये हमारे जो बड़े हैं, कंपनी कह लें या जो भी है, मतलब पहले ये आपको पसंद नहीं थे। फौज मुखालिफ नारे इससे पहले किसने लगवाए? ये सबसे पहले नवाज शरीफ और मरियम ने लगवाए। ठीक है, और ये हमेशा उनके मुखालिफ रहे हैं। कभी आज ये जो एक नारा लगाया जाता है
ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। आप तारीख उठा के देख लें, ये नारा नवाज शरीफ उसकी बेटी ने इजाद करवाया था। आपको नहीं पसंद है, आप पहले उन्हीं के गुण गाते होते थे, पहले आप उन्हीं के बूट पॉलिश करते होते थे। आज इमरान खान या मेरे जैसे बंदा कुछ कह देता है, अपने हक के लिए कह देता है, आप उसको स्टोरी बना देते हैं। अब कोई ऐसा हमारे निजाम के अंदर कोई एंकर, कोई मुल्ला, कोई सियासतदान, कोई पुलिस वाला, कोई मुकद्दस गायक, कोई ऐसा शख्स नहीं रह गया जो नंगा ना हुआ हो। अब पूरा निजाम इन्होंने लाके खड़ा कर दिया इमरान खान के अगेंस्ट। जैसे अभी सर कह रहे थे कि दे डोंट केयर अबाउट द कंट्री, दे डोंट केयर अबाउट द नेशन। उनको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर हवस और इक्तदार का नशा चढ़ा हुआ है। वो आपकी माओ बहनों को टारगेट कर रहे हैं, अपनी बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। आटे के पीछे इन्होंने माए बहनें जो है ना भगाई हैं, इन्होंने माए बहनें कत्ल करवाई हैं आटे के पीछे। ये 2023 में आप करवा रहे हैं। 75 साल में जहां दुनिया इतनी तरक्की कर गई है, आपने ये हाल कर दिया मुल्क का। और आप फिर भी कहते हैं कि इमरान खान कसूरवार है, इमरान खान कसूरवार है। उनकी बेटी आज भी देखिए क्या कहती है। ठीक है सारा, आपका जो पॉइंट है वो आया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जी इफ्तिखार भाई जी, आप क्या समझते हैं कि ये जो हुकूमत है इसने कोशिश तो की है कि अवाम पीटीआई और खड़े हो जाए फौज के खिलाफ, आप क्या समझते हैं कि ये कामयाब हो गए हैं इसमें? मेरा नहीं ख्याल ये कामयाब होंगे, ठीक है ना। और ये फौज के और अवाम को आमने सामने लाने में कई उनको अब दुश्वारियां पेश आएंगी, ठीक है ना। और ये जो लंदन प्लान आप जो बार बार जिक्र करते हैं, देखें आप अगर इसराइली जो हैं अगर फ़लस्तीनियों को तशद्दुद या गोली के ज़ात अगर वो महकूम बना सकते होते तो 48 से लेकर अभी तक 49 जब इसराइल आज़ाद हुआ था उस वक्त से लेकर अब तक फ़लस्तीनियों को ख़त्म नहीं कर सके। तशद्दुद और धौंस के ज़रिए कोई ख़त्म नहीं होता, तहरीकें काम करती हैं। दूसरा आप ये देखें, ये जो मकबूजा कश्मीर है, जो पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, जो आपका नैरेटिव और मेरा नैरेटिव, मकबूजा कश्मीर में जो इंडिजिनस मूवमेंट शुरू हो रही है, पाकिस्तान उसकी उस तहरीक का मॉरल सपोर्ट करता है उसको, और ये हमें सिखाया गया और हम इसी बात पर यकीन करते हैं। क्योंकि कायदे आज़म का भी है कि कश्मीर का जब तक मामला, क्योंकि नेहरू लेकर गया था 1948 में, तो ये कश्मीर का मसला जो है कि राइट ऑफ फ्रेंचाइज जो है ये यूनाइटेड नेशंस में लेकर गया था, पाकिस्तान नहीं लेकर गया था, ये जो इंडिया लेकर गया था। तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान, आज मुझे ये बताएं कि मैं इंडिया का मीडिया देख रहा था, वो एकदम पाकिस्तानी खवातीन पर तशद्दुद की तस्वीर लगी हुई थी, दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर में वो कह रहे थे कि इसमें पाकिस्तान की कौन सी फलां की कौन सी है। तो हमें जो है ना, एक तो मैं तो एक समझता हूँ कि नेशनल डायलॉग भी होना चाहिए इस बात पर। और ये जो आप बार बार बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की या दूसरे लोगों की, आप ये तो देखें सब अपनी अना में जो है ना वो, हाँ जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि अना को इसमें नेशनल डायलॉग होना चाहिए इस बात पर, क्योंकि फौज भी हमारी है, ब्यूरोक्रेसी हमारी है, पुलिस भी हमारी है, FIA भी हमारी है, रेंजर्स भी हमारी है, ठीक है ना। मेरे चाचे मामे ताए जो है वो इसी के अंदर होते हैं। और ये सबसे बड़ी जो मैं कहता हूँ कामयाबी होगी कि अगर फौज और अवाम आमने सामने हो गए, ये नवाज शरीफ का ना होगा रोल, ना कोई उसका, ये इंडिया का जो है वो बैक पे बैठा हुआ, वो जो उसको तो शायद चाहिए इस बात की, वो पेनिट्रेट कर जाएगा हमारे अंदर मुख्तलिफ आईडीज के जरिए, मुख्तलिफ शोभाजात में उसमें एंटर करके कोई नाम डिफरेंट करके पीटीआई के मेंबर्स बन के भी वो बीच में शामिल हो जाएंगे और गालियां देनियां शुरू कर देंगे। इसी तरह नून लीग, मतलब मैं ये समझता हूँ कि ये जो हाइब्रिड वॉर शुरू हुई है इसको भी देखना पड़ेगा हम लोगों को। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या होता है? तमाम जो मामलात हैं वो उसका एक ही सोल्यूशन बनता है कि ये जो मैंडेट है वो उस कोई भी आए, मैं कहता हूँ इलेक्शन के जरिए। आपका कहने का मकसद है कि इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। जी सर, मैं ये कहता हूं कि अल्टीमेटली देखें, एक और चीज थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि ये जो आप ये देख रहे हैं ना कि ये इस वक्त अब देखो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर आया, वो भी आर्मी चीफ से मिला है, अमीर मुत्तकी साहब हैं, वो भी अफगानिस्तान के, वो भी उनसे मिले हैं। फिर आप देखें कि फॉरेन अपना दाखिला के वजीर आए, नए वजीर आए हैं सऊदी अरेबिया के, वो भी मुलाकातें हुई हैं उनकी। और उसके बाद ईरान के सदर जो हैं वो तफ्तान बॉर्डर पे, वो वहां पे भी मुलाकातें हुई हैं इनकी। तो ये जो रीजन के अंदर एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बन रहा है ना,
वो आप उसमें चाइना है, रशिया है, सीरिया है, कतर है, अरब वर्ल्ड है, और ये सारे जो लोग उसके अंदर शामिल हैं, वो सबने कहा है कि पाकिस्तान जो एक स्ट्रेटेजिकली जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट है इन सारे सिनेरियो के अंदर। वो कभी भी ये नहीं देख सकते कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो पॉलिटिकल टर्माइल हो, इकोनॉमिक टर्माइल हो। तो उसका सोल्यूशन क्या है सर? उसका सोल्यूशन यही है कि ये ना कि आप जो है मैंडेट ले दें। मैंडेट का तरीकाकार आपको पता है? जी सर। आपका जी असद भाई, आप क्या कहेंगे कि जो मैंने सवाल किया था वो ये कि ये हुकूमत जो है मौजूदा, ये अवाम और पीटीआई को ला के खड़ा कर दिया है आर्मी के सामने, क्या इसमें कामयाब हो गए? क्योंकि इनका प्लान तो यही है ना एक्चुअली। ऐसा आप थोड़ा सा आप पीछे चले जाएं। जब भट्टो को फांसी दी गई तो पीपल्स पार्टी का मैं छोटे से छोटा जाला भी देखता था तब वो फौज के खिलाफ था। वो नफरत खत्म नहीं हुई। मैं एक दोस्त, मेरे कोलीग भी हैं, वो तकरीबन 60+ थे, तो एक चैनल में वो एज ए CEO है। तो मैंने उनसे पूछा, कहता है मैं नजरियाती तौर पर पीपल्स पार्टी का बंदा हूँ। तो मैं क्यों? कहता है हम नफरत करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने भट्टो को फांसी दी। फिर उसके बाद जब मैं देखता था नवाज शरीफ को निकाला तो हर जो नून लीगी था वो फौज को बुरा भला कहता था और कहता रहा है एंड तक। अब जब रजीम चेंज हुआ, ये बाजवे को आपके पास वीडियो क्लिप होंगे जो मरियम ने बाजवा के मतलब क्या कुछ नहीं कहा, बिल्कुल निकाल लें वो सारा कुछ। और उसने उस टाइम के DGIS से मतलब भी कहा। तो सर फिर उसके बाद हमने नोट किया कि जब बाजवा साहब ने गलती अपनी अगर देखा उसका अदा कर दिया बकौल इनके और इनको इख्तियार में बढ़ा दिया, तो अब क्या हुआ है कि अब ये एस्टेब्लिशमेंट के प्यारे हो गए हैं। लेकिन फौज भी आवाम से है, फौज कोई ऊपर से नहीं उतरी हुई। उसका जो सिपाही है, जो उसका ऑफिसर है, वो पाकिस्तानी अवाम से निकल कर ही उस अदारे में गया है। तो वो भी हर चीज को नोट कर रहे हैं। तो जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं या फौज का खानदान होता है, आम लोग भी जाते होंगे लेकिन वो एक आधा पर्सन होता है। लेकिन जो हमारे कुछ एरियाज हैं वहां पर वो नस्ल फौज में है, उनके बच्चे, उनके आगे से बाप और फिर उनके दादा, फिर ये एक पूरी चेन बनी हुई है। तो मुझे बताएं, उनके सामने तो पूरी पिक्चर है और वो ये देख भी रहे हैं कि इन लोगों ने जो इमरान खान के साथ सलूक किया। असद भाई, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो है ना वो आदिल राजा साहब हैं। वो कहते हैं मैं, मेरा बाप, मेरा दादा, हम सब आर्मी में हैं, और देखें वो भागकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो वो जो पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं वो हमसे ज्यादा इन हालात को करीब से देखते हैं। उनको ये समझ आ गई है कि नवाज शरीफ का वो ख्वाब पहली दफा पूरा हुआ है 5-6 आर्मी चीफ लगाने के बाद, कि उसको मर्जी का आर्मी चीफ बना और ये पंजाब पुलिस बनाना चाहता था इस इदारे को, और वो किसी हद तक अब कामयाब दिखाई देता है। क्योंकि देखा जाए तो फौज के अवाम के दरमियान में कभी भी इस हद तक नफरत नहीं गई। लोग आज भी अगर ये गलती को सुलझा लेते हैं तो लोग फिर इनको सर आंखों पर बैठाएंगे। उस रात 9 मई को एक गुस्सा था एक लोगों के अंदर, जो एक नावा उबल रहा था, उसके ऊपर लोगों ने तेल डाला। जब आपने नोट किया, जब आर्मी की गाड़ियां गई तो बहुत से लोग रोकने वाले थे, लेकिन उसमें कुछ शर्पसंद ऐसे थे जो उनके ऊपर डंडे भी बरसा रहे थे। लेकिन उसके ऊपर लोगों को दुख और तकलीफ का एहसास हुआ कि ये कहां पर ले आए इक़्तिदार के जो है भूखे लोग। और फिर वो चीज हमने नोटिस की। अब भी खान साहब ने खुलकर ये कहा है कि जिन लोगों ने उसके ऊपर हमले किए उन लोगों को तलाश करें, हम भी आपकी मदद करेंगे और हम इसको कंडेम करते हैं। और इसलिए क्यों करते हैं कि मेरा ये नजरिया ही नहीं था। मैं जब तक था तो मैं जो शर्पसंद थे उनके दरमियान में दीवार बना हुआ था। देखिए 1 साल पूरा हुआ उसको निकाला। जब इसको निकाला, ये पूरा GT रोड के ऊपर नारा लगाता हुआ आया। उसको निकाला तो उसने डायरी निकाली और उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा ठीक है। अब ये हुआ कि जब आप उसके वर्कर्स को पकड़ना शुरू हुए, जब आप पार्टी को खत्म करना शुरू हुए, तो फिर भी रिएक्शन नहीं आया। रिएक्शन कब आया? जब आप उसको पकड़ा भी रेंजर के थ्रू। आप रेंजर के थ्रू ना पकड़ते, आप उस टाइम कमांडो होते हैं इनके पास एक एलीट फोर्स के जवान होते हैं, इनके पास FC जवान होते हैं, और फिर पूरी पुलिस थी वहां पर इस्लामाबाद की। तो आप किसी के थ्रू आप उनको फ्रंट पे लाते, आप उसको गिरफ्तार कर लेते, तरीके से कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने क्या किया? आपने शीशे तोड़े और इसको गिरिबान से पकड़ा, फिर सर में डंडा मारा।
तो उसका जो चाहने वाला वर्कर वो रिएक्ट किया, लेकिन उसके रिएक्शन को कहीं ना कहीं लोगों ने गुस्से को कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर लिया, हालांकि वो गुस्सा कहीं और भी निकल सकता था। तो सर ये चीजें समझे। अब क्या हो रहा है, आप उनको टारगेट करके उनके ऊपर आप दहशतगर्दी के पर्चे काट कर आप उनको आर्मी अदालतों में मुकदमे करेंगे, तो क्या होगा, वो नस्ल जो तैयार हुई है वो नफरत पे नस्ल दर नस्ल चलेगी। मैंने बताया कि वो पीपल्स पार्टी का कारकुन आज नहीं है, पीछे 60 साल का है, उसकी तीसरी नस्ल जवान होगी, लेकिन वो आज भी पीपल्स पार्टी के कारकुन है, वर्कर है, लेकिन उनके दिल से वो नफरत खत्म नहीं हुई। तो अब आप नई एक नस्ल के अंदर नफरत डाल रहे हैं, जिसका कम से कम कहीं ना कहीं अजाला होना चाहिए। आप इस चीज को मैनेज करें और दोबारा से इस चीज को इलेक्शन करवाएं और उनको इख्तियार मुंतकिल करें, ये सारी चीजें बैलेंस हो सकती हैं। या शायद फिर नवाज शरीफ साहब या पूरी पीडीएम ये नहीं चाह रही कि कहीं बैठकर मामला सेट हो और ये कहीं ना कहीं सेटलमेंट होने के बाद ये इख्तियार में है, क्योंकि इनको यकीन है कि जो हमने इनके साथ कर दिया है फिर हमें इसका कहीं ना कहीं खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ये सजाएं ये सारा कुछ हम भी भुगतेंगे। तो ये इस खौफ से डर रहे हैं, इस चीज से डर रहे हैं, कहीं ना कहीं बातचीत चलती है लेकिन फिर उसमें रुकावट डाल दी जाती है। जी सर, जब तक सियासत में आर्मी दखल देती रहेगी, मेरा ख्याल है ये जो चीजें अभी आपने कही हैं ऐसा होता रहेगा। इफ्तिखार भाई, मैं एक क्लिप चला रहा हूँ आपके लिए भी असद भाई, ये मैंने सोशल मीडिया से उठाया है और इसमें एक बड़ी खतरनाक इंकशाफ जो किया है मोहित पीरजादा ने, वो जरा सुनिएगा। है ये इंफॉर्मेशन है कि नवाज शरीफ ने जब जनरल आसिम मुनीर के साथ डील की जिसमें इमरान खान को खत्म करना, इमरान खान को पॉलिटिकली एलिमिनेट करना या मार देना या व्हाटएवर, ये मेरी मदद करना, उस डील की उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली। और जब जनरल आसिम मुनीर ने दिसंबर, जनवरी और फरवरी में कोई नवाज शरीफ साहब के एजेंडे पे बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिखाई, तो नवाज शरीफ साहब ने उनको पोलाइटली ये बता दिया कि जो डील उनकी हुई थी उसकी वीडियो एविडेंस जो है वो उनके पास एग्जिस्ट करती है। वो वीडियो एविडेंस एनकीडो का ये कहना है कि अगर सामने आ जाती है तो जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए बहुत ही शदीद किस्म के मसाइल पैदा हो सकते हैं, डिसमिस तो वो हो ही सकते हैं, शायद उनके ऊपर ट्रीजन और इस किस्म के इल्जाम भी लग सकते हैं। सो फ्रंट है कि जनरल आसिम मुनीर हरगिज उस तरह के आर्मी चीफ नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ को डिस्क्राइब किया गया है कि वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो अपने फैसले खुद कर सकता है, उसे कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है। और वो अपनी चीची उंगली से, जो जनरल आसिफ नवाज के जमाने की स्टेटमेंट कोट होती है कि अपनी चीची उंगली से, सबसे छोटी उंगली से वो 5 लाख की फौज जो है वो उसके इशारों पर घूमती। जी, आपने सुना ये क्लिप, और वो कह रहे थे कि जो डील हुई है बकौल उनके जनवरी फरवरी के वक्त में, उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो नवाज शरीफ साहब के मौजूद है, नवाज शरीफ साहब के पास, और उस वजह से आसिम मुनीर साहब वो बिल्कुल यानी कि उनके हाथ बंधे हुए हैं। और ये भी आप क्या समझते हैं इफ्तिखार भाई कि लंदन प्लान जो है उसका हिस्सा था? देखिए, मैं मोईद जो है वो थोड़ा सा सेंसेशनलाइजेशन पर ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, मेरे ख्याल बाहर बैठा हुआ है अमेरिका में। असल में पहली तो बात ये है कि जी फर्ज करें ये वीडियो रिलीज करता है अपना, तो पहली बात ये कहाँ पे वीडियो रिलीज करेगा? अब चीफ जस्टिस जो है और उनके खिलाफ, उन जजेस के खिलाफ वीडियो रिलीज हो रही है ना, कमीशन बन गया है ना काजी फैज ईसा में, तो सबसे बड़ा पॉइंट ये होगा कि जो वीडियो रिकॉर्ड करने वाला है वो उसको प्रोड्यूस होकर बताएगा कि वीडियो अल्टर्ड है या अल्टर्ड नहीं है, ठीक है। और ये जो भी प्रोड्यूस कर रहा है वो सामने आ सकेगा, वो सामने, वो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सर। इस पर मैं बताऊं, जब ये केस लगा था बेंच के आगे, फुल बेंच के आगे, तो उसमें ये फिर आईबी के चीफ और आईएसआई के चीफ और दूसरे, उन्होंने कहा था कि जनाब हमारी तौबा कि हम आइंदा ये नहीं कहेंगे, उन्होंने एफिडेविट लिख कर दिया था, ठीक है ना। और इस बात पर वो जो है वो आइंदा उन्होंने ये कहा था, प्रोसीजर तय किया हुआ कि जी किस तरह, अब ये वो प्रोसीजर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। उन्होंने काजी फायज ईसा को लगाया है ना, तो वो काजी फायज ईसा वाले ही केस के अंदर आपने देखा हुआ कि वीडियो की एविडेंस जो है वो कंसिडर नहीं की जा सकती, वो फुल बेंच ने ये फैसले दिए हुए हैं। और मैं, क्योंकि लंबी बात हो जाएगी, मैं मुख्तसरन ये कह रहा हूं कि अभी आप देखेंगे ना काजी फायज ईसा के पास जब केस जाता है तो वो बिल्कुल तय तक जाएंगे कि जी जनाब ये कौन, क्योंकि काजी फायज ईसा की भी तो वो वीडियो जो है रिकॉर्ड होती रही है और उनका सर्वेलेंस होती रही है। तो वो उन्होंने उस जमाने में भी जब उनकी जो पेशी होती थी तो वो उनकी जो क्रेडिबिलिटी होती थी
वीडियोस की वो चेक की जाती थी। अरशद मलिक वाले केस में देखेंगे, उसमें भी यही हुआ था कि जनाब जो वीडियो इत्तेजाज एहसन का बड़ा होता था हमारे जो डिस्कशन कि जनाबे वाला ये आप जो बंदा प्रोड्यूस करने वाला किस वक्त प्रोड्यूस करना, अगर आप जो है मियाँ साहब की बात वो करते हैं, मियाँ साहब प्रोड्यूस करते हैं, पहली बात तो ये है कि जनरल साहब इतनी एम्पावर है, क्या मुझे पता है कि वीडियो सही है या गलत है, ठीक है। वो उसको जब कौन सी कोर्ट में पेश करेंगे, लंदन कोर्ट में पेश करेंगे या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। लंदन कोर्ट में पेश करने का कोई उनको फायदा नहीं होने लगा, ठीक है ना। इधर उनकी बेटी काम कर रही है, आपका क्या ख्याल है कि बेटी को फिर चलने देंगे? मैं एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि जी वो जी उन्होंने वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया है। वो फैज की भी बातें ये आती कि उन्होंने जनाब पता नहीं किसी की वीडियोस रिकॉर्ड कर ली है फलां। तो जनाब जब कोर्ट ऑफ लॉ में आप किसी वीडियो को एविडेंस के तौर पे पेश करते हैं, उसका सर्टेन प्रोसीजर होता है। तो मैं नहीं ये समझता ये जो मुईद बात कर रहा है कि जो उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली है फलां कर ली और वो आपको पॉइंट इतना कच्चा नहीं है होते आर्मी चीफ सर, वो पहले डीबग करके जाते हैं और उसके बाद जनाब वो बाकी मामला तय होते हैं, ठीक है ना। साहब थोड़ा सा पीछे जाए। नहीं चौधरी साहब देखें, इनको ये वार टाइम था कि देखिए उसको एक्सपीरियंस हो गया था कि मैंने इतने आर्मी चीफ लगाए हैं लेकिन सारे मुझे उल्टा पड़े हैं और मेरा। आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी आपकी आवाज नहीं आ रही असद भाई। जी आप कह रही हैं। जी मैं इसकी जरा एक्सप्लेन करता हूँ। ये कहने लगे ना सारे आर्मी, भाई कौन सा आर्मी चीफ है जिनके साथ इनकी लड़ाई नहीं हुई थी, ठीक है ना। तो वो चाबियां भी देते थे, वो आसम उनके भी कोई ऐसा आर्मी चीफ है जिनके साथ लड़ाई नहीं। लेकिन ये सिर्फ कहना, मैं और कई बातें हो सकती हैं उनके साथ डील हुई है ये नहीं। रिकॉर्डिंग जो है वो उनको अगर पता चल जाए आर्मी चीफ को कि रिकॉर्डिंग की है, ठीक है ना, तो लंदन से मियां साहब इधर पाकिस्तान तो नहीं आ सकते। चले असद भाई वापस आ गए। जी असद भाई। हाँ अब आवाज आ रही है ना? बातें जो है ना, मैं कुछ बातें जो है मैं जानकर वो नहीं कर रहा, एक्सपोज नहीं कर रहा। जरूरी है। अच्छा लेकिन एक चीज माने ना, जिस टाइम चौधरी साहब वो बन रहा था उस टाइम अभी वो आम आदमी था, उस टाइम एक लेफ्टिनेंट जनरल कह रहे ना आप। लेकिन चूंकि उस टाइम इसको भी यकीन नहीं था कि मैं बन जाऊंगा, लेकिन कुछ चीजों की गारंटी देनी पड़ी। और उस टाइम ही तो बाजवा ने ये कहा था कि भाई मैंने जो किया है वो तो किया ही किया है, तो आने वाला है वो तो ऐसा जो सलूक करेगा वो भी दुनिया देगी। तो इसका कुछ तो था, तो इस वीडियो एविडेंस को छोड़ दें, कुछ तो है जिसकी वजह से ये सारा कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सिंपल इज दैट। वो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस, हाँ लंदन में कोर्ट कर दे। मुझे अभी तक बताएं कि किसी एक ऑडियो के ऊपर, कल आप देख लेंगे ना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, यही सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जिनकी बेटियों, इफ्तिखार चौधरी के जमाने में इनकी बेटियों के, इनके बच्चों के सारी फिल्में बनती थी। काजी फैज ईसा के ऊपर कई फिल्में बनी है, ठीक है ना। तो ये वो नहीं कर सके, उसको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस नहीं कर सके क्योंकि उनके साथ प्रोसीजर है। और उसके बाद आप क्या, मुझे क्या ख्याल है कि मरियम नवाज जो है वो चीफ जस्टिस, वो प्राइम मिनिस्टर बन सकती है। चौधरी साहब एक चीज तो हो सकती है ना कि भाई हम आपको ये जॉब देने लगे हैं, आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, ये तो एविडेंस ना भी हो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसको आप बंदे ने आपने हायर किया होता है, उसको ये लगता है कुछ बता दूं, कुछ डिफेंस के मामला मैं जानता हूं, मैं कुछ बात नहीं करना चाहता, ठीक है ना। मैं सीधी में बात कर रहा हूँ कि जी ये मैं मुईद के मामलात में मैं मुझे पता है कि वो ठीक है, उसकी अपनी कोई सोच होगी। मैं ये नहीं कहता कि उसके मामलात नहीं होते, मैं कहता 10 वीडियोस और आ जाए। वो जनाब वो निकली थी ना प्राइम मिनिस्टर हाउस से 10 वीडियोस निकली थी, लेकिन वो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस नहीं कर, वो स्टेट में करे कि जी आर्मी के खिलाफ ये 2 नंबरी हो रही है। जी इफ्तिखार भाई आपका भी पॉइंट आ गया और असद भाई कुछ आपका भी पॉइंट आ गया, ठीक है। दूसरा ये है कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने कहा है कि मैंने तो पाकिस्तान में जीना मरना है मेरा, मैं तो बाहर नहीं जाऊंगा। NRO के हवाले से वो जवाब दे रहे थे, जरा सुनिएगा, क्योंकि मरियम औरंगजेब साहबा जो है उन्होंने कहा कि मजम्मत होनी चाहिए, मजम्मत करनी चाहिए, इससे ज्यादा और मजम्मत क्या करें जब उन्होंने खुद कहा है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और कल जो हमारा प्रोग्राम था उसमें एक सवाल जो है वो रह गया था, वो ये कि क्या फौजी अदालतें जो हैं वो इन हालात का हल है या नहीं।
जी इफ्तिखार भाई आपसे स्टार्ट करूंगा। पहली बात है, फौजी अदालतें जो है एग्जिस्ट ही नहीं करती, ना होनी है, ठीक है ना। उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। इसे कहते हैं फील्ड में जो है ना FGCM, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, अगर किसी सिविलियन का करना हो, ठीक है ना, अदालत के अंदर आप लेके जाना है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ 788 जो है वो मेरा ख्याल है इन्होंने उस पर ट्रायल करना है, तो और उसमें वो जा सकते हैं। हाँ उसके लिए अगर अमेंडमेंट लानी है तो उसके लिए आपकी जो पार्लियामेंट कंप्लीट नहीं है, और वो 2 साल पहले जो इमरान खान के आने से पहले 2 साल पहले वो डिसॉल्व हो चुकी थी फौजी अदालतें, और उस पर भी इंटरनेशनल प्रेशर आया था कि फौजी अदालतें अगर हुई तो आप जो है वो ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते हम इंटरनेशनल अरेना में, जो इकोनॉमिक अरेना है। अब दूसरी तरफ देखें यही चीजें तो उसमें लिखी जा रही हैं, जो आपको लव लेटर दिया अपना कैनेडियन अपना जो ट्रूडो को गया, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो है, उसको गई है। और फिर उन्होंने ब्लिंकन आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट आदमी है, ठीक है ना, 66 जो लिखे रहे उसमें ये चीजें सारी लिखी हुई है। और किस बुनियाद पे, फिर जाहिर है फिर इस बातों पे नवाज शरीफ को देनी पड़ी है ये स्टेटमेंट कि हम नहीं चाहते कि जो अपना सियासी कारकुन है उनको फौजी अदालतों में उनको उनके केस रखे जाएं, उनको आम अदालतों में केस उनके रखे जाएं। फौजी अदालतें जो है वो नहीं बन सकती। जी वो नहीं मानता, मैं मानता हूं कि उसके लिए अमेंडमेंट करनी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, FGCM अगर करना सिविलियन का, वो सिर्फ सर एक छोटी सी बात उसमें सिर्फ ये है ना कि अगर आप कोई आर्मी अफसर के साथ अगर कोई जासूसी में या स्पिनॉज में मुलव्वस हैं, उस वक्त आपका FGCM होता है, उसका उसमें भी आप बकायदा आपको वो दी जाती है, क्या कहते हैं, अपील का हक दिया जाता है, बकायदा एक लॉयर दिया जाता है, ब्रिगेडियर हो सकता है, लेफ्टिनेंट कर्नल हो सकता है। और उसके बाद जनाब वो आपने देखा होगा रिजवान जो है, ब्रिगेडियर रिजवान को सजाए मौत हुई है, उसके साथ एक सिविलियन डॉक्टर को भी सजाए मौत हुई थी, ठीक है ना, और वो भी अपील में गया था बाद में, जिस तरह वो सारे अपीलें रिजेक्ट हुई, यानी उनको पूरा प्रोसेस किया जाता है। जी सर। जी असद भाई आप क्या कहेंगे फिर अगले सवाल? सर ये मसला निकल आया, सारों को पता लग गया, ये प्री प्लान था और सारों को पता चल गया कि लिबर्टी से लेकर कोर्ट मार्डर का उसका फासला कितना है। फिर बकिया जगह पर भी जब उन्होंने इस तरह की अमलाक को चलाया गया तो गुस्सा था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन डाइवर्ट किसने किया आवाम को? गुस्सा ये था कि इमरान खान को गिरफ्तार किया और फिर मारा, और उसका फिर ये कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का आपको फायदा क्या हुआ, फिर रेंजर से क्यों करवाया? तो ये सारी चीजें आप कड़ियां जोड़े और वो मकसद हासिल करना है, ये जो चाह रहे थे वो यही था कि एक आवाम का गम गुस्सा हो और फिर उसके ऊपर कुछ ना कुछ चीजें हों तो फिर हम कार्रवाई करें। फिर आप दूसरी चीजें देखें, आपके पास वीडियो एविडेंस भी आ गए हुए हैं, जब ये ट्रकों से चंद जो उसमें से सिविल कपड़ों में लोगों को उतार रहे हैं। तीसरा, आज आपने देखा कोटलखपत जेल से बंदों को, कैदियों को छुड़ाकर उसमें भरकर वहां पर जमानत पर लिया गया। तो बहुत कुछ ऐसा है जो मेरी और आपकी समझ बूझ से बहुत आगे कुछ हो रहा है। ये देखें, हमारी एजेंसी दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, ये कभी नहीं आप भूलना। फैज हमीद को नून लीग कभी नहीं भूलेगी। अगर असद भाई अगर दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है तो 9 मई को क्या हो गया था उनको कि 3 मील का सफर कर रहा था एक गैंग, वो कहाँ थी? यही कहना चाह रहा हूँ, यही पर कहना चाह रहा हूँ कि ये सारा कुछ प्लानिंग से था। आज भी नून लीग फैज हमीद को नहीं भूली, वो उसका आज भी कोर्ट मार्शल करना चाह रही है। किस लिए चाह रही है? उनको पता है कि इनके पास सारी चीजें थी, यहाँ पर जो कुछ होता है प्लानिंग से होता है। कौम की आंखों में तो पट्टी उतरी है 74 साल बाद। ये लगता था कि ये पीपल्स पार्टी इस तरह करप्शन करती है, ये नून लीग करती है, ये दोनों ने 35-40 साल तो कम से कम मुझे और आपको तो बेवकूफ बनाए रखा। ये पर्दा उठा 3.5 साल में, जब वो शहबाज शरीफ ने इक्तदार लेने से इनकार कर दिया कि मैं नवाज शरीफ के अगेंस्ट इक्तदार नहीं लूंगा। फिर मजबूरन तीसरी पार्टी यही थी, इसी को इक्तदार देना था। जरदारी तो एंजॉय कर रहा था और उसकी तो स्पेस नहीं बन रही थी, उसकी इतनी पार्टी में पॉपुलैरिटी तो छोड़े, पंजाब में तो उसको कोई सीटें नहीं मिली थी। तो आज आके कुदरत ने इमरान खान को इक्तदार दिया और फिर वो इक्तदार 3-3.5 साल में कोरोना आ गया, वो इक्तदार तूल कर पकड़ता गया। लेकिन जब ये प्लान हुआ कि शहबाज शरीफ को लाने जा रहे हैं तो आपको सामने, मेरे सामने ये चीजें डिस्कस हुई थी और आपको पता है उस टाइम कुछ सीनियर साथियों ने ये खबर भी दे दी थी। अब आप देखें, अब भी DGISC के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रही है, इल्जाम भी हो रहे हैं। अब ये चीजें देखनी है कि जो इस टाइम आर्मी चीफ है उसके ऊपर इतना दबाव जरूर है, लेकिन ये चीजें उसके समझने के पल्ले नहीं पड़ेंगी, उसके गुनाहों में शुमार नहीं होगी।
वो जी जितने नीचे करतार हैं सारा ब्लेम उसी के ऊपर आएगा। तो इसलिए अब कोशिश यही है कि आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। अब कोशिश हो रही है कि जो DGISI जो सिस्टम है इसी को लेकर ऊपर लगाया जाए और फिर उससे काम लिया जाए। प्लानिंग PDM की बहुत लंबी चौड़ी है कि इमरान खान को पाकिस्तान से निकाला जाए और फिर हम अपनी मर्जी के हुकूमत से मुसल्लत करें और उसके अंदर फिर हम मर्जी के फैसले करें, कोई अपोजिशन ना हो, इसी तरह का निजाम चले। या फिर ये हो अभी तक ये सिस्टम चल रहा है वफाक के अंदर, इसी को चलते देना चाहिए। चूंकि इमरान खान ने 2 असेंबली डिसॉल्व कर दी हुई है पंजाब वाली को वाली, अब उसके ऊपर फैसला आएगा तो फिर चीजें वाज़ेह होंगी। चले आपका पॉइंट आ गया असद भाई। इफ्तिखार भाई मैं क्लिप प्ले करने लगा हूँ और मुझे आप बताइएगा कि ये किस तरफ इशारा हो रहा है। रियासती अदारों में बैठे लोग अगर आज भी बेनकाब नहीं होंगे, 9-10 मई के सहूलतकार और अदारों में बैठे लोग भी और साबित जो हो गए हैं वो सब मिलके ये सारी प्लानिंग कर रहे थे। अगर मेरी जमात की हद तक होता तो ये सीने में राज रहता। अगर सिर्फ नवाज शरीफ को ताहयात नहल रखना था, मकसूद था, तो मैं जुबान न खोलता। मगर जब मेरी रियासत को खतरा इनसे हो गया है, जब मेरी रियासत इनके हाथों महफूज नहीं मैं समझ रहा, तो फिर मैं किस लिए ये राज रहने दूं? मैं जुबान खोलूंगा। क्या पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अदारों के इल्म में नहीं है कि 9 और 10 मई को किस किस अदारे में बैठे शख्स ने इसके लिए सहूलतकारी का रोल अदा किया? और जो किया वो अगर बेनकाब हो जाएं और कर लिए जाएं तो ये वही किरदार हैं जिन्होंने 2017 में पाकिस्तान की बर्बादी की बुनियाद रखी। जी तो मैं फिर किस लिए खामोश रहूं, मैं अपनी जबान खोलूंगा। इफ्तिखार भाई ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं? सर पहली बात तो ये है कि इसको ये पता चल गया है कि यू टर्न हो रहा है, ठीक है। और ये जो आए अमेरिकन 66 लॉयर्स, उसके बाद जो लॉ मेकर्स जो हैं, और उसके बाद कैनेडियन, अभी उसको भी बीच में है, इसमें जो है रोला डाला है। और उसके बाद ये जो स्ट्रेटेजिक अलायंस के जो हैं, चाइना, रशिया, KSA, ईरान, ये सब जो आए, इनके लोग आके मुलाकात करके गए हैं। क्योंकि अब ये जो फील कर रहे हैं ना, जिस तरह वो 77 लॉन्ग कोर्स की बात कर रहे हैं, अपना मार्केट के अंदर ये खबर जो है कि जी DGISI को लगा दिया जाएगा क्योंकि अब बाकी सारे रिटायर हो जाएंगे तो ये सीनियर मोस्ट हो जाएगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर वो आर्मी चीफ जो है, जो DGMI भी रहा है, DGISI भी रहा है, मतलब हम पर्सनली भी उनको जानते हैं कई एंगल से कि वो ठीक है, जो ये बात मोहित भी कर रहा है कि जो इतने बुरे नहीं है, अच्छे नहीं है, लेकिन ये जो बातें कर रहे हैं ना कि एजेंसीज जो हैं उनका सर्टेन रोल है, तो भाई आप जो हैं वो आके मामलात को पहले ये देखें कि ये जो इन्वेस्टिगेशन होने लगी उसमें पार्ट एंड पार्सल बन जाए। और ये एजेंसीज को कह रहा है, आप कह रहे हैं ना किसको कह रहा है, ये एजेंसीज को कह रहा है, वो सहूलतकारी कर रहे हैं। क्योंकि अब जो नवाज शरीफ ने जो स्टेटमेंट दी है वो ऐसे नहीं दी कि कोर्ट मार्शल जो है वो आप नहीं करें किसी भी सियासी वर्कर का, उनको पता है कल साडा भी कोर्ट मार्शल होना है, ठीक है ना। रजा रब्बानी ने ऐसे नहीं कहा, बिलावल जो मर्जी कहता रहे, उसने कहा कि कोर्ट मार्शल नहीं होगा, नहीं तो अदरवाइज ज़िया-उल-हक के कामों में और इनके कामों में कोई फर्क नहीं रहेगा, ना मुशर्रफ के कामों में वो को फर्क रहेगा। तो लिहाजा ये जो अभी सिचुएशन जो है ये इतनी इमरान खान के खिलाफ नहीं है, मैं जो बात कर रहा हूँ, क्योंकि इमरान खान ने जो अपना लॉबिंग जो है अमेरिका के अंदर जो इतनी मजबूत कर लिया विद इन 2-3 वीक्स के अंदर कि आपने लेटर प्रोड्यूस करवा लिया इधर कर, उसके अलावा भी मैं जो जानता हूँ कि आपके लंदन में, अमेरिका में और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसके जो ओवरसीज पाकिस्तानी खासतौर पर जो 1 करोड़ वोट है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू कर रहा है, ठीक है ना, और कर रहा है।
ठीक है ना। और उसकी वजह से ये जो आप ये देख रहे हैं ना कि ये इमरान खान जो है वो उससे भी अब बेल्स होनी शुरू हो गई है। ये आज 5 जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात करने के, इस जो है हाँ जी, उसके अलावा सब गए हैं और चीफ जस्टिस से मिले हैं कि हमारे अदालत मान नहीं रही है हमारी बात को। जी सर भाई, उसमें हाई कोर्ट के चीफ जो है वो मौजूद नहीं थे। नहीं, वो नहीं थे, मैं वही तो अर्ज कर रहा हूं ना कि 5 वो जज उनसे मुलाकात करके हमारे वो कोर्ट्स के आर्डर। आप देखें इमरान रियाज का जो एजेंसी आईएसआई के पीछे पड़े हुए हैं। अब जितने बड़ा जुलूस जो है वो कनाडा में निकला है इमरान रियाज के लिए, अमेरिका के अंदर निकला है, इधर के जुलूसों का शायद फर्क ना पड़े सर। वहां के जुलूस का जो उधर जो न्यूयॉर्क टाइम्स में न्यूयॉर्क जो स्क्वायर है उनका जहाँ पे जो इनका वाशिंगटन डीसी में और न्यूयॉर्क में जहाँ पे ये यूएनओ के दफातर वगैरह, तो वो आप उनके सामने जो प्रोटेस्ट है पाकिस्तान के लाख बंदा कर रहा हो, वहां पे 2 बंदे कर रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट। तो लिहाजा ये जो चीजें हैं ना, इमरान ने जो है वो जो ट्विस्ट किया है, आप देखें रोज वो एक फॉरेन मीडिया को इंटरव्यू दे रहा है, ठीक है, और इंटरव्यू हमारे यहाँ मैटर नहीं कर रहा। तो आप मुझे बताएं कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट जो है लंदन के अंदर वो अगर बैठा वो दे रहा हो और इस किस्म की बातें कर रहा हो, आपका क्या ख्याल है उसका इम्पैक्ट पब्लिक पर नहीं होता? तो ये जो अब बात करें ना कि ये एजेंसीज ने इस तरह किया, सहूलतकारी की है, तो भाई एजेंसीज किसके पास है? शहबाज शरीफ कौन है? चीफ मिनिस्टर है, अब तुम्हारा ही प्राइम मिनिस्टर है ना। और वो नवाज शरीफ कौन है? उन्होंने फैसला करना है। और मैं ये समझता हूं कि आप कुछ अरसे बाद मैं ये देख रहा हूं कि शहबाज शरीफ और फराज फिर भी ये आने नहीं लगा नवाज शरीफ, अगर वीडियो बना के रखी हुई है। ठीक है, आपका ये जो तजर्बा है वो मैं संभाल के रखूंगा, निकाल के रखूंगा। किसी दूसरे प्रोग्राम में जब ऐसा कुछ हुआ तो जरूर प्ले करूंगा। बिल्कुल करें सर, जी बिल्कुल करें सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। दूसरे प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज जी। असद भाई, लास्ट फ्यू वर्ड्स फ्रॉम यू। सर ये बंदा जो था, ये अल्फाज बोलता है, समझे, ये जवेद लतीफ नवाज शरीफ के अल्फाज बोलता है, ये याद रखिएगा। दूसरी तकलीफ क्यों हो रही है कि दरमियान में कहीं ना कहीं बात होती है फौज या एस्टेब्लिशमेंट, इन गंदी, ये ना गंदगी का ढेर है, ट्रक है ना गंदा बदबूदार, उसको उठा कर थाने वो इस्तेमाल कर रहे हैं और कहाँ उठा कर बिछाए, मुझे बताएं। इनको ये लगता है कि किसी टाइम भी ये ट्रक उल्टा दे रहा है इन्होंने और हमें छुट्टी करनी है, आज आके कहीं ना कहीं बात बन जानी। उसको डरा कर भेज रहे हैं, वो डरा के भाग नहीं रहा, उसको टाइम धमकियां दे रहे हैं कि हम मिलिट्री कोर्ट में केस ला लेंगे, वो डाल रहा। देखिए डरेगा वो जो चोर चक्का या कमजोर या जिसने कोई करप्शन की हो, जिस पर कोई केस ही नहीं है। कम से कम एक चीज आपको मुझे ये बात हो गई है कि अभी चीज नहीं होती, स्टैंड कर रहे हैं। अगर चीफ जस्टिस काजी साहब भी आता है तो वो फैसले आइन और कानून के मुताबिक करेगा। अगर चला तो मुमकिन में नहीं है, मुमकिन है कि मार्शल लगेगी, लेकिन उसके ऊपर शदीद रिएक्शन आया। तो पीपल्स पार्टी, पीडीएम, ये सारी जो बना हुआ है, ये सारे का सारा चले चीज समझ रही है, लेकिन नून की गुनाह बड़ी तवील है। वो अपने आप को बचाने के लिए अपने इक़्तिदार को तूल देना चाह रहे हैं, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि ना नवाज शरीफ आएगा, ना इनको अंदर से सपोर्ट मिलेगी, ना एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट मिलेगी। अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी उसी के ऊपर मनवाना अमल करना पड़ेगा इनको। जी चले ठीक है असद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज जी। यही था आज का सबरंग और आपने तजज़िया सुना इफ्तिखार चौधरी साहब का, असद काजी साहब का, और हमें ज्वाइन किया था सारा मीर ने। वो शायद कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से स्क्रीन पे नहीं आ सकी, उसकी वजह तो वो खुद ही जानती हैं, लेकिन अच्छा उन्होंने तजज़िया किया, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी फीलिंग भी उन्होंने सामने रखी। तो इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में वो आएंगी तो फिर उनसे भी तफसील से बातचीत होगी। मैं एंड ऑफ प्रोग्राम हमेशा यही कहा करता हूँ,
अपने लोगों से, अपने अवाम से जो पाकिस्तान की है, कि जो आपकी वोट है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। किस लीडर को देनी है, कौन सा लीडर क्या कर रहा है, ये मतलब कि आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आपकी जो वोट है उसका ख्याल करें और उसको सही इस्तेमाल करें। अगले प्रोग्राम तक मुझे भी इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।